ब्रिटिश मंत्रिमंडल भाग 1। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज हम ब्रिटिश मंत्रिमंडल के निर्माण, उसके प्रकार आदि का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों को यह याद रखना है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि वह शासन प्रणाली जिसमें मंत्रिमंडल, जिसको सरकार भी कहते हैं, जिसको कार्यपालिका भी कहते हैं, अर्थात जिसमें मंत्रिमंडल, सरकार या कार्यपालिका का निर्माण यदि संसद से होता है तो उसे संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। चूंकि मंत्रिमंडल का निर्माण संसद से होता है, इसलिए मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और वहाँ मंत्रिमंडल का निर्माण संसद से होता है। दूसरी शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जिसका अध्ययन हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करते समय पढ़ेंगे। वहाँ मंत्रिमंडल तो है, लेकिन उसका निर्माण संसद से नहीं होता। वहाँ मंत्रिमंडल राष्ट्रपति का है, वहाँ केवल राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और राष्ट्रपति अपने मातहत मंत्रिमंडल बनाता है। इसलिए वह राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल है, संसद से नहीं बनता है और ऐसा मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो ऐसी शासन प्रणाली को अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं, जो अमेरिका में पाई जाती है। किंतु ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल अर्थात सरकार का निर्माण संसद से होता है। समान रूप से ऐसी शासन प्रणाली भारत में भी अपनाई गई है। जिस प्रकार हमारे देश में सरकार का निर्माण संसद से होता है, संसद में जिस दल का बहुमत होता है, पहले एक आम इलेक्शन होता है और जिस दल का संसद में बहुमत आता है, अर्थात आधे से अधिक जिस दल के सदस्य होते हैं, वो उन बहुमत दल वाले सदस्य अपना एक नेता चुनते हैं। राष्ट्रपति हमारे देश में और राजा ब्रिटेन में ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। फिर प्रधानमंत्री अपने बहुमत दल में से कुछ व्यक्तियों का चयन करता है और राजा से कहता है कि इन्हें मेरे मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। तो फिर राजा प्रधानमंत्री की सलाह पर उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल बनता है। चूँकि अभी हमने देखा था कि यह मंत्रिमंडल संसद से बन रहा है, इसलिए यह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दो संस्थाएं होती हैं। इनमें अंतर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है, जिसमें ब्रिटेन के अंतर्गत 70 से 80 तक मंत्री होते हैं। इनमें सभी स्तर के मंत्री समाहित होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मंत्री उन मंत्रियों को बोला जाता है जो प्रत्येक विभाग के प्रमुख होते हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री प्रत्येक विभाग का, और प्रत्येक विभाग का राज्य मंत्री, यदि आवश्यक हो तो उस विभाग के उपमंत्री और संसदीय सचिव सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार इसमें हर स्तर के मंत्री समाहित होते हैं और ऐसी संस्था को मंत्रिपरिषद बोला जाता है। दूसरा है मंत्रिमंडल। इसकी सदस्य संख्या ब्रिटेन में 18 से 22 तक होती है। इसमें प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं।
इसमें हर स्तर का मंत्री शामिल नहीं होता मंत्रिमंडल में। मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री और प्रत्येक विभाग के प्रमुख, जिन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री कहते हैं, वो सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की तुलना में एक छोटी संस्था है। हमने ब्रिटिश संवैधानिक विकास में देखा था कि ब्रिटेन की सभी संस्थाएं विकसित संस्थाएं हैं, चाहे वह राजा का पद हो, चाहे वह मंत्रिमंडल हो, चाहे वह संसद हो, चाहे संसद का द्विसदनीय हो जाना हो, चाहे वहाँ के राजनीतिक दल हो, प्रधानमंत्री का पद हो, आदि सभी संस्थाएं परिस्थिति जन्य, अर्थात जैसे जैसे ब्रिटेन में परिस्थिति आई वैसे वैसे इन संस्थाओं का उद्भव हुआ। तो मंत्रिमंडल का भी वहाँ विकास हुआ है। हमने शुरू के काल में देखा था कि जैसे एंग्लो सैक्सन काल का प्रादुर्भाव होता है तो उस काल में राजा अपने शासन संचालन में सहायता के लिए एक बिटनेज मोड का निर्माण करता है, जिसे बुद्धिमानों की सभा कहा जाता है। कालांतर में बिटनेज मोड बड़ी हो जाती है अगले शासन कालों में, और आगे के शासन कालों में उसको समाप्त किया गया और उसकी जगह क्यूरिया रेजिस नामक संस्था अस्तित्व में आई। ये क्यूरिया रेजिस संस्था राजा को दैनिक शासन के कार्यों में परामर्श करती थी। ठीक बिटनेज मोड भी ऐसे ही करती थी। फिर बिटनेज मोड खत्म हुई तो उसकी जगह क्यूरिया रेजिस आगे के राजाओं ने अपना ली, और क्यूरिया रेजिस भी राजा को दैनिक शासन कार्यों में परामर्श करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्यूरिया रेजिस में भी सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और राजाओं के लिए संभव नहीं हो पाया कि इस संस्था से वे दैनिक शासन कार्यों में सलाह मशवरा कर सकें। तो इससे एक दूसरी संस्था विकसित हुई जिसे प्रीवी काउंसिल कहते हैं। फिर आगे के राजा प्रीवी काउंसिल से सलाह लेने लगे, लेकिन वो स्थिति प्रीवी काउंसिल की हुई कि प्रीवी काउंसिल भी धीरे धीरे एक बड़ी संस्था बनती गई और राजाओं के लिए ये संभव नहीं रहा कि वह प्रीवी काउंसिल से परामर्श कर सकें, क्योंकि प्रीवी काउंसिल में कैंटरबरी का बिशप, आर्क का बिशप, लंदन का बिशप, विधि लॉर्ड्स, प्रसिद्ध पीयर, लोक सदन का अध्यक्ष, मंत्रिमंडल के भूतपूर्व वर्तमान मंत्री, ब्रिटेन के विदेशों में राजदूत, उच्च श्रेणी के प्रशासक, अधिराज्यों के प्रधानमंत्री, प्रिंस ऑफ वेल्स, साहित्य, कला, विज्ञान में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की सदस्य संख्या जैसे जैसे बढ़ती गई प्रीवी काउंसिल बड़ी होती गई और राजाओं के लिए संभव नहीं हो पाया कि वो प्रीवी काउंसिल से परामर्श कर सकें। प्रीवी काउंसिल को आगे के राजाओं ने ख़त्म किया और अगली संस्था, जिसे कवाल कहते हैं, कि उन राजाओं ने पूरी प्रीवी काउंसिल को ना बुलाकर महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिनमें 5 व्यक्ति शामिल थे, इन व्यक्तियों के नामों के प्रथम अक्षर से कवाल नामक संस्था का उदय होता है। इन व्यक्तियों में थे क्लेफोर्ड, एस्ले, वर्किंघम, आर्लिंगटन और लॉर्ड रेडे। तो इन 5 व्यक्तियों से राजा परामर्श करने लगा और इस संस्था को कवाल कहा जाने लगा। आगे चल के इसी कवाल से मंत्रिमंडल का उद्भव हुआ जो आज ब्रिटेन में विद्यमान है, जिसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इसे कैबिनेट भी बोला जाता है। मंत्रिमंडल को विद्यार्थी ध्यान दें कि मंत्रिमंडल ही सरकार है, मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल ही कैबिनेट है। जिसे कैबिनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी बैठक एक बंद कमरे में होती है। अब है संसद के प्रति उत्तरदायित्व का विकास। प्रारंभ में जैसा विद्यार्थियों को बताया कि संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत कैबिनेट का निर्माण अर्थात मंत्रिमंडल का निर्माण संसद से होता है, क्योंकि जब निर्माण संसद से होता है तो ये डेफिनेटली एक बात निकल के आती है कि वह संस्था संसद के प्रति उत्तरदायी होगी ही। तो मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन यह उत्तरदायित्व विकसित हुआ है
ब्रिटेन में। अन्य देशों में जहाँ संसदीय शासन प्रणालियाँ अपनाई गई हैं वहाँ इस चीज़ को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, लेकिन ब्रिटेन में यह प्रणाली है, यह प्रक्रिया अपने आप विकसित हुई है। जैसे प्रारंभ में कैबिनेट के सदस्य संसद के सदस्य होते थे, किंतु वे स्वयं को राजा के प्रति उत्तरदायी समझते थे। यह संसद को पसंद नहीं था, अतः संसद ने चार्ल्स द्वितीय के काल में, चार्ल्स द्वितीय के राजा के काल में डैनवी नामक मंत्री पर अभियोग चलाया और राजा डैनवी की रक्षा करने में असमर्थ रहा। इस तरह संसद के प्रति उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास हुआ। ये एक घटना है जिससे ब्रिटेन में संसद के प्रति मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास होता है, जिसमें राजा चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में पहले होता ये था कि जो मंत्रिमंडल था वो राजा का माना जाता था, बनता संसद से था, लेकिन राजा के दैनिक कार्यों में परामर्श करता था। लेकिन संसद, एक घटना ऐसी घटित हुई कि संसद ने डैनवी नामक मंत्री पर एक अभियोग चलाया और डैनवी की रक्षा करने में राजा असमर्थ रहा। तब से ही मंत्रिमंडल को ये ज्ञान हो गया, ये भान हो गया कि हम प्रत्येक कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमारा घर संसद है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल का घर संसद होती है और इस प्रकार वहाँ संसद के प्रति उत्तरदायित्व का विकास हुआ। एक दलीय व बहुमत प्राप्त मंत्रिमंडल की परंपरा का विकास। पहले राजा विभिन्न दलों के लोगों को मंत्रिमंडल में नियुक्त करता था, किंतु राजा विलियम ने 1695 में विहिग दल के सदस्यों को मंत्रिमंडल में शामिल किया और तभी से ये परंपरा पड़ गई कि संसद में जिस दल का बहुमत होगा, क्योंकि ब्रिटेन में 2 ही दल हैं, वहाँ किसी एक दल का बहुमत ही आता है और इसलिए एक परंपरा पड़ गई कि संसद में जिस दल का बहुमत होगा वह दल ही अपनी सरकार बनाएगा, अपना मंत्रिमंडल बनाएगा। अगला है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता एवं सामूहिक उत्तरदायित्व का विकास। ये घटना थी, जैसा कि हमने संवैधानिक विकास के समय पढ़ा था, कि जो जॉर्ज राजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। पहले मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता राजा किया करते थे, लेकिन जॉर्ज राजा अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया सर रॉबर्ट वॉलपॉल को। 1742 में ये घटना घटित हुई संसद के, और सर रॉबर्ट वॉलपॉल राजा के प्रतिनिधि था, वह अंग्रेजी जानता था और राजा की भाषा जानता था, इसलिए कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को राजा को अवगत कराता था। तो आगे ये परंपरा पड़ गई कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता अब राजा ना करके एक व्यक्ति करेगा जो प्रधानमंत्री कहा जाएगा। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता की परंपरा का विकास हुआ। सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने 1742 में संसद में बहुमत खोने पर मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास हुआ। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है कि मंत्रिमंडल का कोई भी यदि मंत्री गलती करे तो वह पूरे मंत्रिमंडल की गलती मानी जाती है और संपूर्ण मंत्रिमंडल को संसद में के समक्ष त्यागपत्र देना पड़ता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। सर रॉबर्ट वॉलपॉल 1742 में संसद में अपना बहुमत खो चुके थे और उन्हें इस वजह से संसद में त्यागपत्र देना पड़ा और इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास हुआ। यह विद्यार्थी ध्यान देंगे कि संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है, क्योंकि प्रक्रिया इस ढंग की है कि बहुमत दल अर्थात संसद का बहुमत दल
सरकार बनाता है तो वह सबसे पहले अपना एक नेता चुनता है बहुमत दल, और राजा उस नेता को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है। फिर दूसरा चरण यह है कि प्रधानमंत्री बहुमत दल के, अपने दल के मतलब बहुमत दल के सदस्यों में से कुछ व्यक्तियों का चयन करते हैं और राजा उन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री के कहने पर प्रधानमंत्री के मंत्री पद की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो अगर कोई मंत्री गलती करता है तो प्रधानमंत्री की गलती मानी जाती है, और प्रधानमंत्री की गलती का तात्पर्य कि यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा तो पूरा मंत्रिमंडल ही त्यागपत्र देगा। इस प्रकार ये सामूहिक उत्तरदायित्व की परंपरा का विकास हुआ। अगला है मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली। मंत्रिमंडल राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार करता है। इसकी अध्यक्षता जब मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं तो प्रधानमंत्री करता है। किसी भी मामले में सर्वसम्मति के अभाव में मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता है। सामान्यतया संसद सत्र के दौरान मंत्रिमंडल की सप्ताह में 2 बैठकें होती हैं, किंतु सामान्य काल में सप्ताह में 1 बैठक ही होती है। तो इस प्रकार मंत्रिमंडल अपनी कार्यप्रणाली एक बंद कमरे में शुरू करता है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या कम होती है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर यह विचार करती है। मंत्रिमंडल ने अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए कई समितियों का निर्माण किया है, जिनमें कुछ स्थायी समितियां हैं और कुछ अस्थायी समितियां हैं। मंत्रिमंडल के निर्णय गुप्त रखे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट। केवल उसके निर्णयों को मंत्रिमंडल के सचिवालय में रिकॉर्ड के बतौर रखा जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर विचार करती है, इसलिए उसके निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। अब है मंत्रिमंडल के प्रकार। सबसे पहला अंतरंग मंत्रिमंडल, इसे इनर कैबिनेट भी बोलते हैं। इस मंत्रिमंडल में 20 मंत्री होते हैं, अतः प्रधानमंत्री के लिए यह संभव नहीं होता है कि वह राष्ट्रीय महत्व की गंभीर समस्याओं पर सभी मंत्रियों से विचार विमर्श कर सके। अतः प्रधानमंत्री 4-5 मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री से खुद प्रधानमंत्री ही आपस में परामर्श करते हैं। इसे इनर कैबिनेट कहते हैं। ये कैबिनेट के अंदर कैबिनेट, इसे अंतरंग मंत्रिमंडल कहते हैं। यह विशेष परिस्थितियों में दिखाई देता है कि मान लो कोई राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न खड़ा हो गया या कोई समस्या खड़ी हो गई है, तो प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल की बैठक ना बुलाकर अपने इम्पोर्टेंट मंत्रियों की 4-5 मंत्रियों की बैठक लेकर और उस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा मंत्रिमंडल एक विशेष परिस्थिति में दिखाई देता है, इसे अंतरंग मंत्रिमंडल कहते हैं। अर्थात पूरे मंत्रिमंडल से बात न करके इम्पोर्टेंट मंत्रियों से बात परामर्श करना। दूसरा है छाया मंत्रिमंडल। ये ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में पाए जाने वाला मंत्रिमंडल है। ये विरोधी दल द्वारा बनाया जाता है और ये काल्पनिक मंत्रिमंडल है, वास्तविक मंत्रिमंडल नहीं है, क्योंकि सरकार तो बहुमत दल की होती है और वह दूसरा दल विरोधी दल होता है। तो विरोधी दल एक काल्पनिक मंत्रिमंडल बना के रखता है जो वास्तविक मंत्रिमंडल की छाया के रूप में कार्य करता है, शैडो के रूप में कार्य करता है। अर्थात छाया मंत्रिमंडल के द्वारा विरोधी दल के सदस्य प्रशासन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। विरोधी दल सरकार की उत्तरदायित्वपूर्ण आलोचना करने में सफल होते हैं। सरकार का पतन होने पर विरोधी दल सरकार बनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। अतः छाया मंत्रिमंडल को वैकल्पिक सरकार भी कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल का नेता विपक्ष का नेता होता है, जिसे कैबिनेट
मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को समझ में आया होगा कि छाया मंत्रिमंडल ब्रिटिश शासन प्रणाली में विरोधी दल द्वारा बनाया जाता है और इसमें हर मंत्री के पीछे जो वास्तविक मंत्रिमंडल है, जैसे गृह मंत्री है तो गृह मंत्री के पीछे गृह मंत्री के कार्यों को समझने वाले विरोधी दल के किसी सदस्य को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इनके पूरे कार्य का ध्यान रखिए। तो ऐसे शिक्षा मंत्री के कार्यों का ध्यान रखने के लिए छाया मंत्रिमंडल का जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रवीण व्यक्ति है उसके कार्यों का ध्यान रखता है। इस प्रकार प्रत्येक मंत्री के पीछे एक काल्पनिक मंत्री लगा दिया जाता है ताकि सरकार के हर कार्य को बारीकी से देखा जा सके, उसकी संसद में सही आलोचना की जा सके और यदि कभी ऐसी परिस्थिति आए कि बहुमत दल सरकार गिरती है और विरोधी दल को या विपक्षी दल को सरकार बनाने का अवसर मिलता है तो छाया मंत्रिमंडल वास्तविक मंत्रिमंडल का रूप धारण कर लेता है। अगला है संयुक्त मंत्रिमंडल। जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है और जब राष्ट्र किसी ऐसी राष्ट्रीय संकट से गुजर रहा है तब सभी दलों की एक सरकार बनाई जाती है। इसे संयुक्त मंत्रिमंडल कहा जाता है, जिसमें ये विशेष परिस्थितियों में बनाया जाता है। जैसे 1931 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जब आई थी तब संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना हुई और 1940-45 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। दो परिस्थितियों में बनता है, जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो और दूसरी परिस्थिति है कि जब राष्ट्र ऐसे राष्ट्रीय संकट में फंस चुका है कि सभी से सलाह मशवरा की आवश्यकता है, तब संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण होता है और ऐसा 1931 की आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखने को मिला। अगला है युद्ध मंत्रिमंडल। युद्ध मंत्रिमंडल की स्थापना सामान्य मंत्रिमंडल के एक अंग के रूप में की जाती है, एक समिति के रूप में की जाती है। युद्ध के दौरान शासन की सर्वोच्च नीति को शीघ्रतापूर्वक तय करने तथा उसे पूरी शक्ति के साथ लागू करने की ज़रूरत होती है। इस स्थिति में प्रधानमंत्री अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल की एक विशिष्ट समिति के रूप में युद्ध मंत्रिमंडल की स्थापना करता है। ऐसा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय देखने को मिला कि क्योंकि युद्ध के समय मंत्रिमंडल का दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो एक सभी मंत्रियों से परामर्श न करके और एक समिति के रूप में कुछ मंत्रियों से परामर्श किया जाता है, जिसको युद्ध मंत्रिमंडल बोला जाता है, जो शासन की नीतियों को शीघ्रतापूर्वक तय करते हैं और लागू करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन में 4 प्रकार के मंत्रिमंडल दिखाई देते हैं समय समय पर। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।